अगर आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 है तो आप क्या अपना पहला 20 लाख का घर खरीद सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं। आप सोचेंगे कि 20,000 की सैलरी में घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता है, फिर 20 लाख का घर कैसे खरीदेंगे? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल सिस्टम बताने वाला हूं जिसमें हम सिर्फ सपना नहीं देखेंगे बल्कि पूरे नंबर्स के साथ समझेंगे कि 20,000 की सैलरी वाला इंसान अपने फर्स्ट होम की तरफ कैसे बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि 20,000 कमाओ और अगले महीने 20 लाख का घर खरीद लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप आज 20,000 कमाते हैं और अपनी इनकम को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और खर्च को कंट्रोल करते हैं और सेविंग बनाते हैं और सही टाइम पर होम लोन लेते हैं तो 20 लाख के घर तक पहुंचना बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो सकता है। घर खरीदने के लिए सिर्फ बड़ी सैलरी नहीं चाहिए, घर खरीदने के लिए चाहिए एक प्रॉपर प्लान, क्योंकि बिना प्लान के 50,000 की सैलरी भी खत्म हो सकती है और सही प्लान के साथ 20,000 से शुरू करने वाला इंसान भी धीरे धीरे अपने घर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है। अब इसे एक रियल एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है अमित। अमित की सैलरी है 20,000 पर मंथ। अमित किराए के घर में रहता है और उसका सपना है कि एक दिन उसका अपना खुद का घर हो, जैसे हर एक का सपना होता है। वो प्रॉपर्टी देखता है, एक घर की कीमत 20 लाख। अमित सोचता है मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 है और घर 20 लाख का है, मैं इसे कभी नहीं खरीद। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ घर की टोटल प्राइस देखते हैं, लेकिन घर खरीदने के लिए आपको हमेशा पूरे 20 लाख का अमाउंट एक साथ अपने बैंक अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं होती है। होम लोन में बैंक प्रॉपर्टी की पूरी कीमत नहीं देता, आपको अपनी तरफ से भी पैसा लगाना होता है। इसे सिंपल तरीके से समझेंगे। मान लीजिए 20 लाख का अपन ने कोई घर देखा है। अगर आपको शुरुआत में लगभग 4 लाख अपने पास से लगाने पड़े और बाकी अमाउंट लोन से आए तो आपकी पहली बड़ी प्रॉब्लम घर की पूरी 20 लाख नहीं है, आपकी पहली प्रॉब्लम है 4 लाख की तैयारी करना। और यही हमारे पूरे प्लान का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। 20 लाख का घर नहीं है, पहला टारगेट है हमारा पहले 4 लाख का होम लोन फंड बनाना, जो हमारी डाउन पेमेंट और स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे। अब अमित की सैलरी 20,000 है, अगर वो हर महीने 5,000 बचाता है तो साल में 60,000 बचेंगे और 5 साल में 3 लाख रुपए। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है, क्या अमित 5 साल तक हमेशा 20,000 ही सैलरी कमाएगा क्या? शायद नहीं। और यही इस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम सिर्फ सेविंग पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम इनकम बढ़ाने पर भी फोकस करेंगे। हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी सैलरी भी कैसे इंक्रीज हो, हमारी स्किल्स डेवलप कैसे हो। क्योंकि अगर सैलरी 20,000 से 25,000 हो गई, फिर 25 से 30,000 हो गई और फिर 30,000 से 35,000 हो गई तो पूरा प्लान ही बदल जाएगा हमारा। मान लीजिए अमित अभी 20,000 कमाता है, उसका खर्च 14,000 है और वो 6,000 बचाता है। 6,000 सुनने में छोटा अमाउंट जरूर लग सकता है आपको, लेकिन यही 6,000 उसके घर के ड्रीम की पहली ईंट बनेंगे। हर महीने 6,000, एक साल में 72,000 और 2 साल में 1,44,000 और 3 साल में 2,16,000। और अगर इसी पैसे को सिर्फ घर के लिए अलग अकाउंट में रखा जाए तो अमित को अपने प्रोग्रेस का पता भी चलता रहेगा। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, होम फंड को नॉर्मल सेविंग के साथ मिक्स मत कीजिए, एक अलग अकाउंट रखिए। उस अकाउंट का नाम तक अपने माइंड में रख सकते हैं, माय फर्स्ट होम। जब सैलरी आए पहले होम फंड में पैसा जाएगा, बाद में खर्च होगा। क्योंकि अगर आपने पहले खर्च किया और जो बचा उसे सेव किया तो अक्सर कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास में। लेकिन अगर सैलरी आते ही सेविंग अलग कर दी तो आपका खर्च उसी के हिसाब से एडजस्ट होने लगेगा। इसे कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब सैलरी आते ही अपने फ्यूचर को पहले पैसा दो। अब अमित 6,000 रुपए बचा रहा है, लेकिन
सिर्फ 6,000 बचाना काफी नहीं है, उसे अपनी इनकम भी बढ़ानी होगी। मान लीजिए अमित इवनिंग में 1 से 2 घंटे कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखता है, वो एडिटिंग सीखता है, वो ऑनलाइन काम सीखता है, सेल्स सीखता है, कंप्यूटर स्किल सीखता है, या अपनी जिस कंपनी में काम करता है उससे रिलेटेड कुछ स्किल सीखता है, या अपने करंट काम में ऐसे स्किल सीखता है जिससे सैलरी बढ़ सकती है। अब 12 से 18 महीने बाद उसकी सैलरी 20,000 से बढ़कर 25,000 हो जाती है। अब क्या होगा, पहले वहां 6,000 बचा रहा था, अब वो 8,000 बचाने की कोशिश कर सकता है। सैलरी बढ़ी है 5,000, लेकिन पूरा 5,000 लाइफस्टाइल पर खर्च नहीं करना है। यही सबसे बड़ा रूल है। इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं, सेविंग्स पहले बढ़नी चाहिए। अगर सैलरी 20,000 से 25,000 हुई है तो आपका खर्च भी 20,000 से 25,000 हो गया, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर सैलरी 25,000 हुई है और खर्च 16,000 17,000 के आसपास रखा तो सेविंग में तेजी से बढ़ सकती है आपकी। अब अमित का होम फंड तेजी से बनना शुरू होगा। मान लीजिए पहले साल वो 6,000 मंथली सेव करता था, दूसरे फेज में 8,000 मंथली सेव करने लगा, फिर सैलरी बढ़ने के बाद में उसने 10,000 रुपीज महीना सेविंग्स स्टार्ट कर दी, फिर 12,000 रुपए महीना। ध्यान दीजिए, हमने ये नहीं कहा कि 20,000 की सैलरी में पहले दिन से 12,000 बचाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले 5,000 या 6,000, फिर इनकम बढ़ाओ, फिर सेविंग्स बढ़ाओ, फिर इनकम बढ़ाओ, फिर सेविंग्स बढ़ाओ। यही सिस्टमेटिक प्लान होता है, और इसी सिस्टम से जैसे हमारी सैलरीज बढ़ती है उसके साथ में कुछ अपने लाइफस्टाइल पे खर्चा करो और कुछ सेविंग्स में भी इंक्रीज करो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, घर खरीदने से पहले सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं देखनी है, आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, बेसिक सेटअप अपने घर का, शिफ्टिंग और फर्नीचर और इमरजेंसी खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए। इसलिए अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सिर्फ ये सोचकर मत चलिए कि मेरे पास 4 लाख है अब घर खरीद लूंगा। आपके पास इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने अपना पूरा पैसा घर लेने में लगा दिया, घर खरीद लिया आपने, और अगले महीने आपकी इनकम रुक गई। अब ईएमआई कौन देगा? हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले 5,000 या 6,000 रुपए महीना हमने सेविंग किया, फिर इनकम बढ़ाओ, फिर सेविंग्स बढ़ाओ, फिर इनकम बढ़ाओ, और फिर आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाओ। यही सिस्टमेटिक प्लान है। हमने क्या किया, जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमने सेविंग्स में भी इंक्रीज किया, हमारी लाइफस्टाइल में भी इंक्रीज किया, पर हमारी कुछ सेविंग्स में भी इंक्रीज किया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, घर खरीदने से पहले सिर्फ डाउन पेमेंट ही नहीं देखनी है हमें, आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी और बेसिक सेटअप, शिफ्टिंग, फर्नीचर और इमरजेंसी खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए। इसलिए अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सिर्फ ये सोचकर मत चलिए कि मेरे पास 4 लाख हैं अब घर खरीद लूंगा। आपके पास में इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने अपना पूरा पैसा घर खरीदने में ही लगा दिया और इंटीरियर वगैरह में लगा दिया, घर खरीद लिया अब आपने, और अगले ही महीने अगर इनकम रुक गई तो अब ईएमआई कौन देगा? यही वजह है कि होम बाइंग से पहले इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए अमित का मंथली बेसिक खर्च 15,000 रुपए महीना है, तो वो कम से कम कुछ महीनों के खर्च का इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश कर सकता है। कम से कम मेरे हिसाब से 6 महीने से लेके 12 महीने का इमरजेंसी फंड्स होना जरूरी है, मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान को एग्जैक्टली इतना ही रखना है। आपके खर्च और आपके इनकम के हिसाब से अमाउंट अलग हो सकता है, किसका अमाउंट ज्यादा हो सकता है, किसका अमाउंट कम हो सकता है। लेकिन घर खरीदते समय अपने सारे पैसे प्रॉपर्टी में लगा देना रिस्की हो सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, 20 लाख के घर की ईएमआई कितनी होगी? यह इंटरेस्ट रेट और लोन पीरियड पर डिपेंड करेगा, राइट? इसलिए बिना एग्जैक्ट बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट जाने कोई एक फिक्स्ड ईएमआई मान लेना सही नहीं है। लेकिन एग्जांपल से समझने के लिए मान लीजिए 16 लाख का लोन ले रहे हैं हम, अगर
लोन की इंटरेस्ट रेट लगभग 8.5% के आसपास हो और टेन्योर हम पकड़ते हैं, मतलब साल पकड़ते हैं 20 साल का हो, तो ईएमआई करीब 13,900 पर मंथ के आसपास हो सकती है आपकी। अब यहां अमित की करंट सैलरी 20,000 है, तो क्या 13,900 की ईएमआई देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 20,000 सैलरी पर 13,900 की ईएमआई बहुत ज्यादा प्रेशर बना सकती है उनके ऊपर। और यही सबसे बड़ा लेसन है, घर खरीदना सिर्फ ये नहीं है कि बैंक आपको कितना लोन दे सकता है, असल सवाल ये होना चाहिए मैं कितनी ईएमआई आराम से दे सकता हूं। बैंक आपको लोन दे दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोन आपके लिए सही है। आपको अपनी लाइफ के हिसाब से ईएमआई चुननी है। मान लीजिए अमित की सैलरी अगले कुछ साल में 20,000 से बढ़कर 35,000 हो जाए, अब उसकी सिचुएशन पहले से काफी बेटर है और अगर आगे सैलरी 40,000 या 45,000 तक पहुंच सकती है, तो 20 लाख की प्रॉपर्टी का प्लान और प्रैक्टिकल हो सकता है। लेकिन यहां भी एक चीज समझनी होगी हमें, राइट? अगर घर 20 लाख का है तो जरूरी नहीं आपको 20 लाख का लोन लेना ही पड़े। जितना कम लोन उतना कम इंटरेस्ट। मान लीजिए आपके पास में 7 लाख है और आपको 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपको लगभग 13 लाख का लोन लेना पड़ सकता है, सब्जेक्ट टू द लैंडर्स एंड अदर कॉस्ट्स। 13 लाख का लोन और 18 लाख का लोन एक जैसा नहीं है। कम लोन मतलब कम ईएमआई या कम टोटल इंटरेस्ट में काफी पैसा आपका चला जाता है। इसलिए घर खरीदने से पहले डाउन पेमेंट जितनी प्रैक्टिकल हो उतनी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, लेकिन इतना भी पैसा प्रॉपर्टी में मत लगा दीजिए कि इमरजेंसी फंड के लिए कुछ ही ना बचे। बैलेंस बहुत जरूरी है आपके हाथ में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, राहुल और संजय, दोनों की सैलरी 20,000 है और दोनों का सपना 20 लाख का घर है। राहुल क्या करता है, सैलरी आते ही नया फोन और फिर बाहर खाना और फिर अननेसेसरी शॉपिंग, फिर क्रेडिट कार्ड का बिल, फिर महीने के आखिर में बोलता है कि पैसा बचता ही नहीं है और फिर दूसरी तरफ अपने दोस्तों से किसी से 1,000 किसी से 500, इस तरीके से उसकी लाइफ चल रही है। दूसरी तरफ संजय क्या करता है, जो दूसरा दोस्त है, सैलरी आते ही 6,000 अलग अकाउंट में, 14,000 से बाकी एक्सपेंसेस, वो अननेसेसरी ईएमआई अवॉइड करता है, क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी नहीं समझता और सैलरी बढ़ाने के लिए स्किल्स अपने डेवलप करता है। 3 साल बाद दोनों की सैलरी शायद अलग हो, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस सैलरी नहीं होगा उनका। हाँ, सैलरी भी एक होगा क्योंकि सेकंड वाले पर्सन्स ने अपनी स्किल्स भी डेवलप की थी, बट डिफरेंस होगा उनके साथ में उनकी हैबिट्स में भी। एक ने पैसा आने के बाद खर्च किया, दूसरे ने पैसा आने से पहले अपना गोल तय किया। और यही रीजन है कि पर्सनल फाइनेंस में सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए अगर आपकी सैलरी 20,000 है और आप कहते हैं जब सैलरी 50,000 होगी तब सेविंग करूंगा, तो शायद 50,000 आने के बाद भी सेविंग शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि सेविंग सैलरी से नहीं आती, सेविंग हैबिट से आती है। 20,000 में सेविंग की हैबिट बन गई तो 30,000 में ज्यादा सेविंग होगी और 30,000 में सेविंग्स की हैबिट बन गई तो 30,000 में काफी ज्यादा होगी, वैसे ही 40,000 में, और 40,000 में डिसिप्लिन रहा तो 50,000 पर फाइनेंशियल लाइफ काफी मजबूत हो सकती है। अब हम एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है। पहला स्टेप, अपने पूरे महीने का खर्च एक बुक में लिख लीजिए या अपने फोन में। बस 3 कैटेगरीज बनाइए। घर के जरूरी खर्चे पहला स्टेप, आपके पर्सनल खर्चे और फ्यूचर में होने वाली आपकी क्या क्या सेविंग्स है, हर खर्च लिखिए। 20 रुपए की चाय भी क्यों ना हो, 50 रुपए का स्नैक भी क्यों ना हो, या 200 का ऑनलाइन ऑर्डर भी क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे खर्च दिखाई नहीं देते लेकिन महीने के आखिर में वही बड़ा अमाउंट बन जाता है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो 100 रुपए मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल्स टू 3,000, यानी सिर्फ छोटी छोटी स्पेंडिंग कंट्रोल करके 3,000 मंथली बच सकते हैं। और 3,000 मंथली का मतलब साल में लगभग 36,000। अब सोचिए अगर यही पैसा आपके होम फंड में चला जाए तो। दूसरी स्टेप,
सैलरी आते ही ऑटोमेटिक सेविंग, अगर पॉसिबल हो तो बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर लगाए। सैलरी आई और 5,000 या 6,000 जो भी है आपके होम अकाउंट में चला जाए, आप उसके लिए एसआईपी कर सकते हैं या फिर आप अपने अकाउंट में ही सेविंग कर सकते हैं। अब जो पैसा बचा है उसी में मंथ मैनेज करना है। तीसरा स्टेप, अननेसेसरी ईएमआई बंद करें। आजकल 2,000 की ईएमआई बहुत छोटी लगती है, फिर 1,500 की दूसरी, फिर 2,500 की तीसरी, और देखते ही देखते 6,000 8,000 हर महीने ईएमआई में चले जाते हैं। 20,000 की सैलरी पर ये बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है जो आपकी छोटी छोटी ईएमआई होती हैं। इसलिए हर ईएमआई लेने से पहले एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें, क्या ये चीज मुझे मेरे घर के गोल से दूर करेगी? अगर जवाब हाँ है तो शायद आपको रुकना चाहिए वो लेने से। चौथा स्टेप, इनकम बढ़ाना। ये सबसे पावरफुल स्टेप है क्योंकि एक्सपेंसेस की एक लिमिट होती है। आप 20,000 की सैलरी में 2,000 बचा सकते हैं, लेकिन अगर सैलरी 20,000 से 40,000 हो गई तो सेविंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ खर्च काटते मत रहिए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ाइए। एक स्किल, एक साइड इनकम आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी सेविंग स्ट्रेटेजीज बदल सकती है। और एक बेटर जॉब, और एक आपका बेटर प्रमोशन, और एक छोटा साइड बिजनेस जो आपके लिए रियलिस्टिक हो, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। पांचवा स्टेप, होम फंड को टच मत कीजिए। ये फंड शादी के खर्च के लिए नहीं है, नया फोन लेने के लिए नहीं है, नई बाइक्स लेने के लिए नहीं, वेकेशन के लिए नहीं है। ये फंड सिर्फ आपके फर्स्ट ड्रीम होम के लिए है। ये सोचकर उसे साइड कर दीजिए और कभी हाथ मत लगाइए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। क्योंकि अगर हर बार कोई नया खर्च आया और आपने होम लोन फंड तोड़ दिया तो गोल आगे जाता रहेगा। अब मान लीजिए 3 साल बाद अमित के पास 2.5 लाख या 3 लाख जमा हो गए, उसकी सैलरी भी 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गई और 35,000 हो गई। फिर अब उसकी पोजीशन शुरुआत से काफी अलग है। अब वो प्रॉपर्टी देख सकता है, लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, और लोन लेने से पहले अपना सिबिल स्कोर मेंटेन कर सकता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है मुझे क्या क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो जल्दबाजी नहीं करेगा, वो 6-7 महीने से पहले ही अपना सिबिल स्कोर बढ़ाएगा। अगर 20 लाख का घर उसके बजट में फिट नहीं हो रहा है तो 15 लाख या 17 लाख की प्रॉपर्टी भी देख सकता है। क्योंकि फर्स्ट होम का मतलब ये नहीं कि पहला घर सबसे बड़ा होना चाहिए, पहला घर बस आपका सपना अपना होना चाहिए। आज 15 लाख का घर, कल 25 लाख का, फिर 40 लाख का। लाइफ एक स्टेप में नहीं बदलती मेरे दोस्त, ये याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप बदलती है। सिचुएशंस आप जैसे जैसे फ्यूचर में बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड होती जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, घर खरीदने के चक्कर में अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ खराब मत कर लेना। अगर घर खरीदने के बाद आपकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला गया और आपके पास सेविंग नहीं बची तो वो घर आपको खुशी से ज्यादा स्ट्रेस दे सकता है। घर आपका ड्रीम है लेकिन ईएमआई आपका बर्डन नहीं बनना चाहिए। इसलिए ईएमआई लेने से पहले पूरा बजट जरूर बनाएं। मान लीजिए आपकी फ्यूचर सैलरी 40,000 है और आपकी ईएमआई 15,000 है, तो बचता है आपके पास में 25,000। अब उसमें घर का मेंटेनेंस है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फूड है, ट्रैवल है, इंश्योरेंस है, इमरजेंसी सेविंग्स है, और बाकी काफी सारे खर्च हैं। अगर ये सब आराम से मैनेज हो रहा है तभी डिसीजन लेना ज्यादा बेटर है आपके लिए। और अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा वेट करना भी फेलियर नहीं है मेरे हिसाब से। कभी कभी 1-2 साल वेट करके मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन में घर खरीदना जल्दबाजी में घर खरीदने से कई गुना बेहतर है मेरे हिसाब से। अब एक और सिंपल कैलकुलेशन समझिए। मान लीजिए 20,000 की सैलरी से शुरुआत और पहले साल 5,000 मंथली सेविंग, तो 60,000 रुपीज हो गए हमारे टोटल 1 ईयर में। दूसरे साल सैलरी थोड़ी बढ़ती है और सेविंग 7,000 मंथली हो जाती है, तो 84,000 हमारे पास में एनुअली बचते हैं। और तीसरे साल में सेविंग्स 9,000 मंथली होती है, तो लगभग 1,08,000 रुपीज आपने एनुअली बचता है।
3 साल में टोटल अमाउंट हुआ 2,52,000। अब सैलरी और बढ़ती है, चौथे साल 11,000 मंथली, यानी 1,32,000 रुपए हमने सेव किए एक साल में। पांचवें साल 13,000 मंथली सेविंग किया हमने, यानी हमारे पास में 1,56,000। अब 5 साल में टोटल सेविंग पकड़ेंगे तो लगभग 5,40,000 हो सकती है। अगर आप इस अमाउंट को वास्तव में बचा पाते हैं और बीच में पैसा नहीं निकालते, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है। हर व्यक्ति की सैलरी, एक्सपेंसेस और इनकम ग्रोथ अलग होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि शुरुआत 20,000 से होने का मतलब ये नहीं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी हमेशा 20,000 पर ही रहेगी, राइट? आपकी इनकम बदल सकती है, आपकी सेविंग्स बदल सकती है, और आपके स्किल्स की वजह से आपकी सैलरीज इंक्रीज होगी और सारा सेविंग का सिस्टम अलग हो जाएगा आपके लिए। आपका करियर बदल सकता है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बदल सकती है। अब इमेजिन कीजिए, आज आप किराए के घर में रहते हैं। आज आपको लगता है कि अपना घर मेरे लिए नहीं है, लेकिन 5 साल बाद आप 5 लाख का फंड बना चुके हैं और आपकी सैलरी बढ़ चुकी है। आपने अपना क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा रखा है, आपने इमरजेंसी फंड बना रखा है, आपने ऑलरेडी अपना सिविल स्कोर पहले से अच्छा कर रखा है, और आपने अपना एक्सपेंसेस कंट्रोल कर रखा है। अब आप बैंक में जाकर होम लोन के बारे में बात कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑप्शन देख सकते हैं, डाउन पेमेंट प्लान कर सकते हैं, और पहली बार आपको महसूस होगा कि हाँ, अब ये सपना सिर्फ सपना नहीं है, मेरा खुद का एक अपना घर होगा। हर एक की पहली चॉइस ड्रीम होम की जो होती है, काफी फीलिंग वाली होती है। यही फाइनेंशियल प्लानिंग का असली फायदा है। ये आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाता, लेकिन ये आपको धीरे धीरे हेल्पलेस से प्रिपेयर्ड बना देता है। और घर खरीदने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, प्रिपेयर्ड होना। अब यहाँ एक बात मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूं, 20,000 सैलरी में 20 लाख का घर हर व्यक्ति के लिए तुरंत पॉसिबल नहीं है। ये इनकम, एक्सपेंसेस, लोकेशन, प्रॉपर्टी प्राइस, लोन एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट हिस्ट्री और कई चीजों पर डिपेंड, लेकिन 20,000 सैलरी में 20 लाख के घर की तैयारी शुरू करना पॉसिबल है। और प्रिपरेशन आज से शुरू हो सकती है। आपको आज से 20 लाख नहीं चाहिए, आपको आज से पहला 1,000 बचाना है, फिर 5,000, फिर 10,000, फिर इमरजेंसी, फिर इनकम ग्रोथ करनी है आपको, फिर डाउन पेमेंट के बारे में आपको सिस्टमेटिकली सेविंग्स करनी है, फिर सही होम लोन, फिर अपना घर। यही जर्नी है। और अगर आप आज 20,000 कमाते हैं तो अपने आप से ये मत कहिए कि मेरी सैलरी बहुत कम है। अपने आप से पूछिए कि मेरी सैलरी में कितना बचा सकता हूं। फिर दूसरा सवाल, अगले 12 महीनों में मेरी इनकम कैसे बढ़ सकती है। फिर तीसरा सवाल, मैं अपने फर्स्ट होम के लिए कितना अमाउंट बना सकता हूं। और चौथा सवाल, मैं कितने साल में फाइनेंशियली रेडी हो सकता हूं। अपने एरिया में फ्लैट की कॉस्टिंग्स वगैरह देखें, और जहां पर आपके बजट में हो उस हिसाब से प्लान करें, कितना डाउन पेमेंट ऑलरेडी देखें। जब सवाल बदलते हैं तो सोच भी बदलती है, जब सोच बदलती है तो एक्शन बदलता है। मान लीजिए आप आज सिर्फ 5,000 रुपए मंथली होम फंड में डालना शुरू करते हैं। पहले महीने में शायद आपको कुछ महसूस नहीं होगा, दूसरे महीने भी शायद कुछ ना हो, 6 महीने बाद आपको 30,000 देखकर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस 101% आपका बढ़ेगा। एक साल बाद जब आप अपने अकाउंट में 60,000 देखकर आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूं। 2 साल बाद 1 लाख से ज्यादा देखकर आपको लगेगा कि मैं अपने घर के लिए सच में पैसा बना रहा हूं। और यही फीलिंग्स आपको अपने घर की तरफ एक और कदम बढ़ाने पे मोटिवेट करेगी, और यही छोटी सी जीत आपको आगे लेकर जाए। इसलिए अपने फर्स्ट होम को सिर्फ एक प्रॉपर्टी मत समझिए, इसे अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन का रिजल्ट समझिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने घर की पहली की अपने हाथ में लेंगे, उस दिन आपको सिर्फ घर नहीं मिलेगा, आपको ये फीलिंग मिलेगी कि मैंने ये बनाया है, मैंने अपने सैलरी से बचाया है, मैंने अपने खर्च कंट्रोल किए, मैंने अपनी इनकम
मैंने अननेसेसरी चीजों को ना कहा, मैंने अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दी और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने सपने को सिर्फ सपना बनाकर नहीं छोड़ा, मैंने उसके लिए प्लान बनाया। तो अगर आपकी सैलरी आज 20,000 है और आपका सपना 20 लाख का फर्स्ट होम है, तो आज से घर खरीदने की चिंता मत कीजिए, आज से घर खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। तो इसी तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को उन लोगों के साथ में, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर करें जिनकी रिसेंटली जॉब लगी है या वो अभी फाइनल ईयर है, ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर चालू है, ताकि वो लोग फाइनेंशियल इस तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस देखकर उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज मिले, ताकि वो अपने ड्रीम होम की तरफ एक कदम बढ़ा सकें।